थी। इंडस्ट्रीज इन इंडिया हमारा आज का टॉपिक रहेगा। जो लोग मुझसे परिचित नहीं हैं वो जान लें, मेरा नाम सिद्धांत चतुर्वेदी है। मैं कोई नया नहीं हूँ। मैं अभी तक भी यहाँ पे पढ़ा रहा था, बीच में मैंने अपने कुछ पर्सनल रीजन से छुट्टी ले ली थी। मगर अब मैं आपको दोबारा से यहाँ पे टॉपिक्स करवाऊंगा। अभी ज्योग्राफी कराना है एंड सब्सिक्वेंटली वी विल स्टार्ट द एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के साथ हम इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर पढ़ते हैं। जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो ये न केवल हमारे सिलेबस के लिए ज़रूरी टॉपिक है, बल्कि देश के लिए भी इंडस्ट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन द सेंस दैट द इंडस्ट्रीज contribute for about 28% in the GDP of India, right? इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है, जो कि हमारे जीडीपी में 28% इसकी वैल्यू है। इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी जो भूमिका होती है, जो मेजर रोल होता है, वो ये है कि इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल होता है। जब हम बात एग्रीकल्चर की कर रहे होते हैं तो एग्रीकल्चर में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली है? इकोनॉमिक्स पढ़ी है? जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं। ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे ही एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड माने छिपा हुआ, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप बेरोजगार हैं मगर आप बेरोजगार हैं। ठीक है, जैसे ज्यादातर एस्पिरेंट्स हैं, अब वो बेरोजगार हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा है, वो अपने आप को हालांकि स्टूडेंट कह रहे हैं, मगर वंस यू आर ग्रेजुएट एंड यू आर नॉट होल्डिंग एनी जॉब इन योर हैंड, बट यू आर विलिंग टू डू अ जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, आपको मिल नहीं रहा, आप बेरोजगार कहलाएंगे। ठीक है, मगर एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे घर में एक खेत है हमारे पास और हम चारों भाई मिलकर के खेती में लगे हुए हैं, तो जितना बहुत थोड़ा बहुत हो रहा है, अगर वो एक भाई उससे हट जाए और वो कुछ और काम पकड़ ले, तब भी उतनी फसल निकल कर आ रही है। और चारों लगे हुए हैं तो भी उतनी फसल निकल कर आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो जो एक बंदा है, जो जिसके हटने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। उसे पता नहीं चल रहा है, वो छुपा हुआ बेरोजगार है। वो बाहर हो जाएगा तो हो सकता है कुछ और अच्छा काम कर ले, मगर वहां पे उसकी ज्यादा दाल गल नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि किसानों की आय को दुगना करना है, फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। उन्होंने साल दिया था शायद 2022, अभी तक तो हो नहीं पाई, नई सरकार आ गई। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज पर बहुत ज्यादा बल नहीं रहता है गवर्नमेंट। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत लगी हुई है कि स्टार्टअप कर लो, स्टैंड अप कर लो, लोन ले लो, काम डाल लो, कुछ कर लो। मगर वो जो मेंटेलिटी है सर्विस क्लास वाली कि हमें नौकरी मिल जाए, हम सब कुछ करने में लगे हुए हैं कि हमें बस नौकरी मिल जाए, हम मगर अपना काम नहीं डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाया है, अभी भी नहीं कर पाया है। हम लोग अभी भी इंडिया इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो इंडिया का जो ट्रांजिशन हुआ, हम लोग शुरू से एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थे, और फिर आया 1991 का साल, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और हमारे पास कुल 18 दिन का फॉरेक्स बचा था कि 18 दिन हम पेमेंट कर पाएंगे, कुछ खा पाएंगे, वरना हमारे हाल आज के पाकिस्तान जैसे हो जाते। ठीक है, तो उस समय जब नरसिम्हा राव जी के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई और आईएमएफ ने कहा कि आप अपने इकोनॉमी के दरवाजे खोलिए, औरों को अंदर आने दीजिए, तब फिर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी के लिए एक नया बजट तैयार किया, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की एलपीजी की पॉलिसी आई। एलपीजी की पॉलिसी आने से हमारे देश में क्या बढ़ा? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मगर वो आया सर्विस सेक्टर में। हमारे यहाँ बीपीओ और कॉरपोरेट कल्चर बढ़ गया। अपने आपने घरों में देखा होगा ना, आपके दीदी जीजा जी लिए लैपटॉप घूमते रहते होंगे इधर से उधर, वो कहीं भी जा रहे हैं उनका एक पिट्ठू बैग में लैपटॉप डला रहता है। वो कॉरपोरेट स्लेव बन चुके हैं असल में।
उनकी सैलरी तो जो कुछ है, मगर उनके वर्किंग आवर 24/7 है, वो 24 घंटे ड्यूटी बजा रहे हैं। ये हालत हुई हमारे यहाँ की। उससे क्या हुआ कि जो लोग हैं वो, अच्छा, लाइफ इतनी, क्योंकि पैसा अर्ली एज में बहुत ज्यादा मिलने लगता है और आप बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो लोगों को लगा यार अपना टेंशन भी नहीं है, नौकरी करनी है, सैलरी आ रही है, मस्त लाइफ है हमारी। तो वो जो बीच का इंडस्ट्री वाला जो सेक्टर था वो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो गया। तो हम एग्रीकल्चर से उठे और हमने छलांग लगा दी सर्विस सेक्टर पर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा रह गया। मगर अब दोबारा से शुरुआत हुई है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। जो मैं ज़्यादा आपको उसमें टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। सर्विस सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब है जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं। सर्विस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो आप रोजगार को सृजित नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मगर अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बन के उभरी है वो है रोबोटिक्स, ठीक है। लड़के बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, अपराध में संलिप्त हो रहे हैं, और रोबोट काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली मेट्रो में एक ऐसी ट्रेन आ गई है जो रोबोट चला रहे हैं, ऑटोमेटेड है वो। मैं तो, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग एडवांसमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, मगर मुझे लगता है अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में यदि रोबोट ट्रेन चलाएगा तो फिर मामला जरा गंभीर मालूम होता है, ठीक है। खैर छोड़ो, मैं आपको सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना कि जो प्रायोरिटी है उसको करना चाहिए। हमारे कोर सेक्टर्स हैं, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स जिनको हमने बोला है इंडस्ट्रीज में, 8 कोर सेक्टर्स बताए गए हैं। सबसे पहला तो है हमारा एनर्जी सेक्टर, ठीक है, मैं भी आपको लिखवा दूंगा, आप चिंता ना करें। एनर्जी सेक्टर के बाद है, जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं, वो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या आता है? रिफाइनरीज, जहां पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा सीमेंट इंडस्ट्री, फिर है हमारा स्टील इंडस्ट्री, फिर होती है हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सारे जो जो एरियाज हैं इनको भी हम कवर करेंगे। फर्टिलाइजर को एग्रीकल्चर के साथ पढ़ेंगे, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को हम इंडस्ट्री में ही पढ़ लेंगे। जरा आप पहले एक पैराग्राफ लिखिए, उसके बाद जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी मैं आपको समझाता चलूंगा। देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज one of the one of the important indicators. Industrial development is considered as one of the important indicators of socio-economic indicator of socio-economic and human development. Socio-economic and human development. जितेन भाई, आपका पेन कभी खत्म होगा या नहीं खत्म होगा? आपके अफसर बनने से पहले खत्म हो जाएगा क्या? ठीक है, लिखिए। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज manufacturing sector is also known as the secondary sector. Secondary sector. And people indulged in this sector, and people indulged in this sector are known as, and people indulged in this sector are known as blue collar workers. Are known as blue collar workers. एग्रीकल्चर वालों को क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर कोई किसान पहनता है? व्हाइट शर्ट पहनता है किसान? बेचारा, गंदी हो जाएगी उसकी एक ही दिन में। रेड कॉलर, सारे प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग संलिप्त हैं, चाहे माइनिंग है, चाहे एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, प्राइमरी सेक्टर को हमेशा रेड कॉलर बोला जाता है, ठीक है। ये आईएएस को क्या बोला जाता है फिर? गोल्ड कॉलर, यस, गोल्ड कॉलर, ठीक है। लिखिए, इन इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड इन
1854, when some cotton and jute mills were set up. When some cotton and jute mills were set up. 1854. When some cotton and jute mills were set up. Full stop. देखिए, फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई. फर्स्ट कॉटन मिल. फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई in 1854. And first jute mill was established. And first jute mill was established at Rishda, West Bengal. At Rishda, West Bengal. Rishda में, West Bengal. In 1855. Rishda, West Bengal. In 1855. Full stop. देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and Second World War specially contributed to the rise of. First World War and Second World War specially contributed in the rise of iron and steel industry in India. Iron and steel industry in India. Stop. लिखिए. The industrial sector contributes around 28%. The industrial sector contributes around 28% in India's GDP. In India's GDP. Full stop. GDP क्या होता है? अरे वाह, वही वाह. फुल फॉर्म में ही पूछा मैंने. कौन बताएगा? एक टॉर्च बियरर कौन बनेगा बैच का? तो मशाल हाथ में लेकर चले. बताओ भाई. अच्छा. विद इन द इकोनॉमी, टेरिटरीज ऑफ इकोनॉमी, राइट. एक साल. और मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट नहीं होना चाहिए है. सभी सेक्टर्स को मिला करके विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है. तो मान लो आप वीजा लेना चाह रहे हो भारत का. आप विदेशी हो और आप मान लीजिए आप अमेरिका में रहते हैं और आपने जो हमारी एम्बेसी है वहां पर आपने वीजा की फी पे की. वो हमारे जीडीपी में आएगा या नहीं आएगा? आएगा क्या? क्यों आएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया है. क्या है टेरिटरी ऑफ इंडिया? द एम्बेसी. ऑल राइट. ठीक है. देखिए, जीडीपी का मतलब होता है कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ईयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जो आपका पीसीएस का जो पेपर है उसमें जीडीपी और एनडीपी और एनएनपी इनके फॉर्मूला पूछे गए हैं. उसका कन्वर्जन पूछा गया है चार चार ऑप्शन में. तो जरा उसको देख लेना कि जीडीपी से एनडीपी कैसे बनता है, या जीडीपी को अगर फॉर्मूला में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा. मैं आपको बताता हूँ, 2021 या 2022 का प्रीलिम्स का पेपर है, उसी में ये सवाल आया है. तो आप उस पेपर को जरा उठा करके देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है तो मैं उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है. वो डेप्रिसिएशन ही होता है. उसको आप हटा दोगे तो ग्रॉस से वो नेट बन जाएगा. और नेट फैक्टर इनकम को अगर आप प्लस कर दोगे तो डोमेस्टिक से वो नेशनल बन जाएगा. तो वो जीडीपी से या एनडीपी से वो एनएनपी बन जाएगा. अब फिर जैसा पूछा जाए वो फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है. ठीक है. लिखिए.
द 8 core sectors ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, द 8 core sectors ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, या ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर कर देंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। द 8 core sectors ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर आर: फर्स्ट, कोल; सेकंड, क्रूड ऑयल, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, थर्ड नेचुरल गैसेस, फोर्थ इज रिफाइनरी। रिफाइनरी देखी है? कितने लोगों ने रिफाइनरी सामने से देखी है? रिफाइनरी देखी है? आप लोगों ने नहीं देखी कभी रिफाइनरी? ठीक है। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है भारत की? कहाँ पर है? राजकोट? नो, इट्स इन जामनगर। शादी हुई थी ना जामनगर, प्री वेडिंग शादी कहाँ थी वो? इट वॉज जस्ट अ प्री वेडिंग। नहीं, वो प्री वेडिंग नहीं थी, इट वॉज अ प्री वेडिंग बैश। प्री वेडिंग तो अब हो रही है। भैया, इतना पैसा है, कहाँ खर्चा करेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे उसको? ठीक है ना? कम से कम 40-50 प्री वेडिंग नहीं हुई तो फिर मजा क्या आया? फिर मालूम कैसे चलेगा कि दे आर रिच एंड वी आर सुपर पुअर? नहीं, शो ऑफ नहीं है, खर्चा ही है। शो ऑफ तो हमें लग रहा है, उन पे है ही इतना कि वो जब खर्चा करने चलते हैं तो शो ऑफ लगने लगता है। बस बात इतनी सी है। दिया है भगवान ने उनको, और उन्होंने अर्जित किया। कोई बात नहीं, उनका परिवार नहीं है ना। देखो, लड़का कहीं खर्च ना करे मगर अपने बच्चे की शादी में तो करता ही करता है। तुम अपने ऊपर कभी खर्चा नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे की जिस दिन शादी होगी उस दिन हम पूछेंगे कितना नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, होता ही है। और ठीक है, अब आपने कमाया है, कर लो। देखो, उनको किसी ने खैरात में तो दिया नहीं है, अपनी मेहनत है। धीरू भाई जो थे ना, अब ये लोग तो बच्चे हैं उनके। धीरू भाई वॉज अ वेरी लेबोरियस पर्सन। धीरू भाई जैसा मेहनती कहाँ मिलेगा? उन्होंने खड़ा किया है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, और अपने दम पर। धीरू भाई वॉज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनके उतना नहीं है, मगर जो बिजनेस खड़ा करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है। जामनगर में 2 रिफाइनरीज हैं, 2 कॉम्प्लेक्स हैं अलग अलग। वन इज सोलली फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस एंड सेकंड इज सोलली फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन। एक्सपोर्ट वाले को एसईजेड सेक्टर में गिना जाता है, बाकी को तो। जामनगर में जियो की 2 रिफाइनरीज हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक। देखिए, और सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? कांडला है या मुंद्रा है? कांडला है। किसके पास है वो? सरकार के पास है। मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, पेपर नहीं लीक कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आईएएस में सवाल आया था ये वाला, 2022 में। 4 पोर्ट दिए थे और उसकी खासियत पूछी गई थी मैच करने के लिए। जरा पोर्ट्स पढ़ लेना, मेजर पोर्ट्स। मैं आपको कम्युनिकेशन में पढ़ा दूंगा। देखिए, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, देन रिफाइनरी, देन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, देन सीमेंट। सीमेंट की जो फैक्ट्री होती है उसे किल्न बोला जाता है। ठीक है। और सीमेंट के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री में बता दूंगा, जो एसेंशियल रॉ मटेरियल होता है दैट इज लाइमस्टोन, एस्बेस्टस एंड लाइमस्टोन। लिखिए, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए स्टील, देन इलेक्ट्रिसिटी। स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसमें लिखिए कैपिटल ए। कैपिटल ए के आगे सब हेडिंग बनाएंगे, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। इसमें फर्स्ट लिखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री।
इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, फर्स्ट लिखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, having fixed asset base of, having fixed asset base of, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लिखिए हैविंग फिक्स्ड एसेट बेस ऑफ मोर देन 10 करोड़ रुपीज, फिक्स्ड एसेट बेस ऑफ मोर देन 10 करोड़ रुपीज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज having a limit of 50 crore on investment, 50 crore on investment and 250 crores on turnover, 50 crores on investment and 250 crores on turnover। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में टर्नओवर जो चीज होती है वही सर्विस सेक्टर में रिसीट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आपने हॉस्पिटल खोल लिया और आप हॉस्पिटल का ऐसा नहीं बोलेंगे कि टर्नओवर मेरा इतना है मेरे हॉस्पिटल का, आप बोलेंगे मेरे हॉस्पिटल की रिसीट्स इतनी है, ठीक है, प्राप्तियां कितनी है हॉस्पिटल की, क्योंकि आपने हॉस्पिटल कोई पैसा कमाने के लिए तो खोला नहीं है। तो टर्नओवर शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये स्कूल का टर्नओवर नहीं होता है, मालूम चल रहा है तो सेठ बन गए स्कूल खोल करके, वो नहीं है। स्कूल में आप उतनी फीस लीजिए, लीजिए, अब बाकी तो कोई क्या ले रहा है मुझे मालूम नहीं, मगर उतनी लेनी चाहिए जितनी जरूरत है। सो वहां पे एक टर्म यूज करते हैं हम रिसीट्स, यहाँ पर हम करते हैं टर्नओवर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में टर्नओवर और उसमें सर्विस सेक्टर में रिसीट्स। हाँ लिखिए थर्ड लिखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज having a limit of 10 crore on investment, having a limit of 10 crore rupees on investment and 50 crore rupees on turnover, having a limit of 10 crore rupees on investment and 50 crore rupees on investment on turnover, टर्नओवर मतलब जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 5 गुना ज्यादा आप टर्नओवर तक ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रो, माइक्रो, मैं क्या बहुत तेज बोल रहा हूँ क्या, कहाँ छूट गया, क्या छूटा बताओ, कुछ छूटा, गलत मत लिख लेना, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपका एक सवाल भी गलत हो एग्जाम में और मैं शिकार बन जाऊं उसका, आपके गुस्से का। ऐसा मत करना भैया, सही लिखो, 4 बार पूछ लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। देखो माइक्रो इंडस्ट्री हैविंग अ लिमिट ऑफ रुपीज 1 करोड़ ऑन इन्वेस्टमेंट, माइक्रो, माइक्रो एकदम सूक्ष्म जैसे बोलते हैं, एमएसएमई मंत्रालय होता है ना, 1 करोड़ ऑन इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ ऑन टर्नओवर। बी लिखिए कैपिटल बी, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, 3 तरीके की ओनरशिप हो सकती हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, फर्स्ट लिखिए पब्लिक सेक्टर, एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर का HAL, अच्छा और, ठीक है ठीक है, लिखिए कोई भी एग्जांपल लिख लीजिए, उसमें इंडियन रेलवेज लिख लीजिए, वैसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट लिखिए प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट में आप कुछ भी लिख लो जो आपके पसंदीदा हो। नेक्स्ट लिखिए जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, सी लिखिए, सी कैपिटल सी, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट, फर्स्ट लिखिए मेटलर्जिकल, मेटलर्जिकल,
मेटलर्जिकल, METALLURGICAL, मेटलर्जिकल। नेक्स्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, केमिकल्स, केमिकल्स। फोर्थ इज टेक्सटाइल, टेक्सटाइल। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग, जो चिराग पासवान जी को जो मंत्रालय दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सारे कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट बाय हार्ट रट लेना, कोई कैबिनेट मंत्री छूटना नहीं चाहिए, राज्य मंत्री छूटना नहीं चाहिए। अभी तो बने हैं, अब पूछ लेगा वहां पर तो दुख हो जाएगा फिर तुम लोगों को कि हाय पढ़ लेते, काश पढ़ लिया होता उनकी लिस्ट को। अखबार में भी छपी थी, और वरना पीडीएफ भी सर्कुलेट हो रहे थे उस समय में आया ही होगा, वरना इंटरनेट पे देख लेना। बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, आधे से ज्यादा तो पुराने ही रिपीट हुए हैं, गठबंधन वाले एक दो हैं, उनको याद कर लेना तो आसान हो जाएगा काम तुम्हारा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड एर्थ इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। कैपिटल डी लिखिए, कैपिटल डी। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। लिखिए एग्रो बेस्ड, नेक्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड, एग्रो बेस्ड, नेक्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड, नेक्स्ट मिनरल बेस्ड, नेक्स्ट इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड, इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड। कैपिटल ई, लास्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ आउटपुट, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ आउटपुट। फर्स्ट लिखिए बेसिक गुड इंडस्ट्री, बेसिक गुड्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्री को कभी कभी B2B बोलते हैं, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। वो आपको नहीं पता चलती हैं वो सब चीजें बाजार में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, वो ऐसे दुकानों पे नहीं बिक रही हैं। B2B मतलब उसकी जरूरत कहीं फैक्ट्री में होती है, वो वहीं से ऑर्डर प्लेस होता है, वो वहीं डायरेक्ट पहुंच जाता है, ठीक है ना। जैसे आपको एसी से मतलब है, एसी आपके कमरे में लगा होगा, कैपिटल गुड है। मगर एसी का कंप्रेसर खरीदने आप कभी नहीं जाते हैं, तो कंप्रेसर क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। वो कंप्रेसर बनाने वाली अलग कंपनी होगी, और एसी बनाने वाली अलग कंपनी होगी, वो उसको प्रोक्योर करेगी और अपने यहाँ उसको इंस्टॉल करके, और वो भेज देगी आगे, बेच देगी जिसको भी बेचना होगा, ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स तो होते हैं जो, जैसे हम FMCG बोलते हैं, जो अपना रोजमर्रा की जो खाने की जरूरतें हैं या तेल साबुन जो भी है, वो सब है। हेडिंग डालिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए आयरन एंड स्टील is the backbone of the industrial sector. Iron and steel is the backbone of the industrial sector. जमशेदपुर किसने बसाया था, जमशेद जी टाटा, ठीक है। जमशेद जी टाटा
जो थे उनके सुपुत्र कौन हुए? हु वॉज द सन ऑफ जमशेदजी टाटा? दोराबजी टाटा। टाटा और JRD टाटा। मुझे ऐसे सवाल पूछने में बड़ा आनंद आता है। जैसे यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे, बच्चे आए थे PCS का इंटरव्यू देने के लिए, उनका मॉक इंटरव्यू चल रहा था। मैंने लगभग हर बच्चे से एक सवाल, दो सवाल जरूर पूछे। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मीराबाई? और जिस जिसने ये बोला ना मुझे इतिहास बहुत पसंद है पढ़ना, उससे तो मैंने जरूर पूछा व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन। ताई जी थी, यस बिल्कुल सही बात है। मीराबाई महाराणा प्रताप की ताई जी थी। ठीक है। एंड व्हाट वाज द रिलेशनशिप अमंग द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड रविन्द्रनाथ टैगोर? अब कौन किसका पिता था ये तुम बताओ। किसके? द्वारकानाथ और रविन्द्रनाथ भाई थे। द्वारकानाथ जी के बेटे थे देवेंद्र नाथ जी, देवेंद्र नाथ जी के बेटे थे रविन्द्र नाथ जी। ठीक है ना? तीनों एक 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 नंबर चल के ऐसा। तो बहुत सी बार क्या होता है, चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ लेंगे, याद रह जाती है। एनीवे, तो जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर बसाया था, और जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ स्टील, बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, वो तो लाइन खत्म हो गई ना। नेक्स्ट लिखिए प्रोडक्शन ऑफ स्टील is often regarded as is often regarded as the indicator of country's industrial development. Is often regarded as production of steel is often regarded as the indicator of country's industrial development. Full stop. This industry requires raw material, several raw material करेंगे. This industry requires several raw materials like iron ore, several raw materials like iron ore, comma coking coal, comma limestone, comma डोलोमाइट। अपने क्योंकि उत्तराखंड में वो इंडस्ट्रीज नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे मालगाड़ियां नहीं दिखती हैं कोयले से लदी हुई। अभी आप कानपुर जाओ, आगरा जाओ, यूपी सहारनपुर जाओ, इन दैट केस, क्योंकि सहारनपुर जो है पंजाब को कनेक्ट करता है, तो आपको पूरी पूरी मालगाड़ी में कोयला लदा जा रहा है। और गर्मियों में इतना टेंशन रहता है उसमें कि आग लगने का खतरा रहता है। मालगाड़ी चल रही है और आग लग गई कोयले में, बहुत खतरनाक रहता है। कभी आपने देखा होगा, कभी आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, तो आप देखना आपके अगर किसी स्टेशन से ट्रेन गुजर रही है, तो एक इंसान झंडी दिखाने के लिए खड़ा रहता है, रेलवे का एक कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर। और वो तब तक खड़ा रहता है जब तक पूरी ट्रेन निकल नहीं जाती उसके सामने से। ठीक है? वो इसीलिए खड़ा रहता है, वो झंडी दिखाना उसका काम बेसिकली नहीं है। बेसिकली ट्रेन पर नजर बना के रखना कि जब ट्रेन उसके सामने से गुजरती जा रही है, तो बाज जैसी पैनी निगाहों से वो देखता है कि कहीं व्हील में से स्पार्क ना हो रहा हो, कहीं कोई लटक ना रहा हो, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि कोई कोच का कपलिंग टूट गया, कोच यहीं रह गया और ट्रेन आगे निकल गई। बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। ठीक है? कोयला जो है वो क्या करते हैं, जो कोकिंग कोल जो जिसका शब्द इस्तेमाल किया गया है, पूरी मालगाड़ी में लाद दिया जाता है माइंस में, और इसको भेजते हैं, वहां से भी गीला कर दिया जाता है और फिर इसको भेजते हैं। और ये जहाँ जाती है मालगाड़ी, जैसे जैसे पावर जनरेशन के लिए या जहाँ आयरन एंड स्टील प्लांट में भी जा रही है, तो वहां पे इसके ऊपर पानी डाला जाता है, खूब पानी डालते हैं इसके ऊपर, एकदम गीला कर देते हैं। उससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसको जलने में टाइम लगेगा और हीट जनरेट हो, वरना सारा कोयला जल के जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ये वाली बात है। और जब आप उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो कोयले को पलटने में जो धूल होती है, वो धूल भी नहीं निकलती है। तो इसलिए, और ऐसा व्यवस्था रहती है कि वो वैगन जाएगा, खड़ा होगा और पूरा वैगन उल्टा घूम जाता है। वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, कभी अपनी निगाहों से देखो तो। दूर खड़ा कर दिया जाता है हेलमेट पहना करके आपको, और वो जाएगा वैगन, और वो पूरा वैगन ऐसे उलट जाता है, गोल घूम जाता है, जहां भी ये प्लांट है।
पावर जनरेशन के लिए या ये अपना आयरन एंड स्टील के लिए बहुत बढ़िया चीज, और फिर सीधा हो जाता है। और इतना झटके से काम होता है, पूरी पूरी मालगाड़ी खाली कर देते हैं, और नीचे एकदम भारी भरकम कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है, और उस कन्वेयर बेल्ट पे वो कोयला भीगता हुआ जा रहा है। वाटर इंटेंसिव भी है, इंडस्ट्रीज ही है, बहुत पानी चाहिए, पूरे दिन पूरी रात पानी चाहिए इनको। ठीक है। और ये जिस एरिया में लग गई, उसका मान लो 10-12 साल 20 साल में वो बिल्कुल तबाह कर देती हैं उस एरिया, खत्म। वो रहने लायक नहीं बचती वो जगह। इतना धुआं, इतनी गर्मी का, इससे क्या निकलता है, सूट निकलता है, ब्लैक कार्बन। सूट बोलते हैं, SOOT, सूट। सूट की खास बात होती है कि जो सनरेज आ रही हैं उसको खा जाता है। काला कपड़ा नहीं, अब बुरा मत मानना जो लोग काले कपड़े पहने हुए हैं। आप काला कपड़ा जब पहन रहे होते हैं ना, ऐसा होता है आप अपने हीट आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसीलिए गर्मी में आपको काला कपड़ा पहनने से थोड़ा हो सकता है आपको परेशानी हो जाए। इसीलिए गर्म एरिया में रहने वाले लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, तो ठंडे रहते हैं, है ना। अब क्या है, वो इतना हीट बढ़ जाती है जिस एरिया में, समझ लीजिए आप, वो ब्लास्ट फर्नेस में जहाँ कोयला जलाया जा रहा है, अब कितनी हीट हो जाएगी। सूरज की रोशनी आई, उसे आइडियली रिफ्लेक्ट बैक होना था इंफ्रारेड रेज के तौर पर, अब वो हो नहीं पा रही है, और जगह रहने लायक नहीं बचती है। ठीक है, देखो भाई, कोकिंग कोल, कॉमा लाइमस्टोन, कॉमा डोलोमाइट, कॉमा मैंगनीज एंड फायर क्ले। मैंगनीज एंड फायर क्ले, डोलोमाइट, मैंगनीज एंड फायर क्ले, फुल स्टॉप। मैंगनीज इसलिए मिलाया जाता है ना, उसका आयरन, जो पिग आयरन जब तैयार होता है तब मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। लिखिए, ऑल दीज रॉ मटेरियल्स, फायर क्ले, फायर क्ले। देखिए, all these raw materials are available in all these raw materials are available in झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड इंडियन पेनिनसुला, एंड इंडियन पेनिनसुला। मेरी नेक्स्ट क्लास जब होगी तब आप लोग अपने साथ एटलस लेकर आएंगे। ठीक है। अभी सब पे है एटलस? कितने लोगों के पास नहीं है? 1 2 3 4 5 6, है ना, लेकर आना भाई, पुराने लोग हो। ठीक है, सभी लोग रखेंगे अपने पास। कौन सी एटलस? स्टूडेंट या स्कूल? स्टूडेंट एटलस, ठीक है, तो लेकर आना। ऑक्सफोर्ड की या जो भी हो भाई, स्टैंडर्ड लेकर आना, कोई अपने तुम लोकल मत ले आना, गली मोहल्ले वाली, वरना मैं तुम्हें लोकेशन दिखाऊंगा तुम्हें मिलेगी नहीं, फिर तुम परेशान रहोगे। इसलिए ऑक्सफोर्ड की ले आना, बेस्ट रहती है। लिखिए, आयरन ओर, कॉमा कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर, नेक्स्ट लाइन है, आयरन ओर, कॉमा कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन are required in the ratio of are required in the ratio of 4:2:1, in the ratio of 4:2:1। ये PCS में सवाल आ सकता है भाई, ऐसे बहुत सवाल आ जाते हैं वहां पे। और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईंटों का रेशियो पढ़ के जाना। पिछली बार आईबी का पेपर हुआ था, यानी क्या आईबी के पेपर में यस पूछ लिया था, यानी CAPF में पूछ लिया था। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में डांसिंग गर्ल मिली थी मोहनजोदाड़ो में, उसकी हाइट पूछ ली थी कितने सेंटीमीटर है। क्या सवाल पूछते हैं, कुछ भी नॉनसेंस, टोटली नॉनसेंस। उसकी हाइट कितनी है, अब बच्चा नहीं कर पाता है। देखिए, जैसे पिछली बार सबने खूब हल्ला मचाया, IAS का पेपर इतना टफ था कि सवाल आ ही नहीं रहे थे, टोटल आउट ऑफ द सिलेबस पूछ दिया उन्होंने। अब की बार पूरा फ्रॉम द सिलेबस पूछ दिया, तब नहीं कर पाए। अब की उन्होंने ऐसा पूछा, उन्होंने पार्ट पूछ लिया, पार्ट का नाम बताओ भाई, अब बताओ तुम। मतलब तुम ना ऐसे राजी ना वैसे राजी। अब UPSC भी करे क्या? अब या तो तुम्हें बिना पेपर की बना दे कलेक्टर,
तो अच्छी बात है। किसी भी तरीके से बच्चा नहीं पास होके दे रहा है। मैं अपने परिचय में एक वो हमारे हैं, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, उनको छोड़ करके मैं एक को भी नहीं जान रहा हूँ जिसका पेपर निकला है। मैं पचासों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पेपर दिया है, मैं एक को भी नहीं जान रहा हूँ जिनका पेपर निकला है। अब पेपर अच्छा सबका गया था, रिजल्ट अच्छा नहीं आया किसी का। पता नहीं गलती सरकार की है या हमारी अपनी है, मालूम नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट वाज established एट कुल्टी वेस्ट बंगाल, जरूर याद रखेंगे। फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट वाज established एट कुल्टी, KULTI, कुल्टी, वेस्ट बंगाल, इन 1870, इन 1870। आप लोगों का हिस्ट्री हो गया कंप्लीट, होने वाला है। पहली ट्रेड यूनियन मूवमेंट कहाँ था, सबसे पहली यूनियन कहाँ बनी थी, जल्दी से बताओ। एटक थी क्या? ये बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन थी? नहीं नहीं, कौन सी थी? नारायण मेघाजी लोखंडे का नाम याद आ रहा है? फिर 70 70, हाँ। कामगार सभा, गिरनी कामगार सभा। अरे, दिल टूट गया क्या? है, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, इट वॉज लेटर एक्वायर्ड बाय, ऐसा हो जाता है। मगर अगर आपको इतना याद आ रहा है तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन उन्हें होनी चाहिए जिन्हें के भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है ना? उसका ध्यान रखना जरा। देखो, उत्तर प्रदेश PCS का पेपर हुआ, उसने पूछा सबसे छोटा जिला कौन सा है। अब बच्चा रट के गया होगा H से, ठीक है, और उसने चारों जिले H से ही दे दिए। भाई यूपी में 75 जिले हैं, जिलों की कोई कमी नहीं यूपी के पास। अपनी तरह नहीं, कुल 13 ही जिलों से काम चला रहे हैं। उनके 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वो ए से भी 4 दे सकते हैं, वो बी से भी 4 दे सकते हैं, वो किसी से भी 4 4 दे सकते हैं, उनको इतने जिले हैं उनके पास, पर्याप्त संख्या बल में है। अब वो बच्चे का सवाल जो है गया, ऐसा मत रटो यार, के से। कभी क्या होता है ना, जो अभी उसने कहा कि अगर मान लो चारों आ जाएंगे, के से आ गए मान लो, या किसी से भी आ जाएंगे, तो फिर खतरनाक हो जाएगा। ऐसा तैयारी मत करें, बहुत बहुत डेंजरस हो जाता है। देखो, आयोग चल रहा है, आयोग ने कह दिया है तू डाल डाल मैं पात पात, तुम दो सोचोगे और हम 4 करके दिखा देंगे नेक्स्ट एग्जाम में। ऐसा ही एग्जाम आ रहा है। आज के टाइम में हवलदार बनना भी मुश्किल हो रहा है, SDM तो बात छोड़ो, बहुत दूर की बात है। कांस्टेबल का पेपर भी देख लो तो इतना टिपिकल पूछ रहे हैं। वो बात अलग है कि उसमें पेपर में शुचिता कितनी रह रही है, लीक ना हो, वो अलग बात है। मगर पेपर आ बहुत टफ रहा है। जरूरत है, समय की जरूरत है कि हम बिल्कुल सीरियस होकर के लग जाएं काम में, और लिख लिख के रटो। देखो, एक ऐसी टेक्निक है जिसका तो कोई कोई इसका तोड़ ही नहीं। एक रफ कॉपी खरीद लो भाई। और जो ऐसी चीजें होती हैं जो आप भूल जाते हो ना, ये कहना छोड़ दो कि मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि जब आप अपने दिमाग में बोल रहे हो कि मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है, वो आपको भुलाने में ही लग जाता है कि चलो अब तुम भूलो। तुम कह रहे हो भूल जाता हूँ, चलो फिर भूलो। इसलिए लिखो उसको। ऐसी जितनी चीजें जो मैं भूल जाता था पहले, मैं उनके पीछे ही लग गया, अब मैंने रट डाली, लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के, खत्म। अब कोई टेंशन नहीं है। कितना बढ़िया हो जाता है। एक कॉपी लाओ, 15 20 50 रुपए की आएगी, और आपके जीवन की सारी समस्या खत्म उस एक कॉपी से। लिख डालो, और ऐसी चीजों को रोज लिखा करो जो भूलने वाली हैं। जैसे कोर सेक्टर रटो, रोज लिखो। रोज वाइसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, उनके क्या क्या टेन्योर है, किसी एक को पकड़ लिया, उसका टेन्योर का जो भी चीजें हैं, इतना अच्छा हो जाएगा आपका सिस्टम। और जब आपको चीजें याद रहने लगती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस सारा वही तो होता है। हमें क्योंकि हमसे क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए लग रहा है पेपर बहुत टफ है। इतनी सी बात है। लिखिए। इन 1907,
अच्छा, it was later acquired by Indian Iron and Steel Company. It was later acquired by Indian Iron and Steel Company. इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये जो ऑनलाइन मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपका कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है? नो राहुल, सर। साक्षी जी, सबको आ रहा है समझ में? यस सर। ऑल राइट, यस सर। ऑल राइट। किसी का अगर कहीं कुछ छूटेगा तो बता देना भाई। क्या हो गया? लिखिए 1907, इन 1907 पता नहीं, देखो 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 देखो, 1870, देखो देखो देखो, 1874 में लिटन होगा कि रिफन होगा? 70, हाँ लिटन होगा, LMNOPQR, यस लिटन होगा। क्यों मे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? वो तो 78 में आया था। 1774 से 1778, और कि 1780 तक, 1780 तक, फिर 1780 से 1780, 1880 से 1884 तक। ठीक है, ये कौन था? इसका टेन्योर बोलो जल्दी से। मेयो है, मेयो, जिसके नाम पे अजमेर में मेयो कॉलेज है। 1869 टू 1872, ठीक है। लिखो इट वाज लेटर, नहीं सॉरी, इन 1907। लिखो इन, लिखो लिखो लिखो, इन 1907 फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर आयरन प्लांट, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर आयरन प्लांट was established by Jamshedji Tata, was established by Jamshedji Tata at Sakchi, 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 in Singhbhum district of Jharkhand. Jamshedji Tata at Sakchi in Singhbhum district of Jharkhand. साक्षी एट सिंघभूम, सिंह लिखेंगे और फिर BHUM, सिंघभूम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तब झारखंड तो था नहीं, बिहार था। लिखिए, लेटर ऑन इट वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, later on it was renamed as Jamshedpur. This plant is now known as Tata Iron and Steel Company. This plant is now known as Tata Iron and Steel Company, which started producing pig iron, which started producing pig iron, pig iron मतलब कच्चा लोहा, pig iron in 1911, which started producing pig iron in 1911 and steel in 1912, and steel in 1912. Pig iron in 1911 and steel in 1912. एक इसी में सब हेडिंग डाल लीजिए, स्टेनलेस स्टील। लिखिए स्टेनलेस स्टील, सब हेडिंग स्टेनलेस स्टील। PCS और IAS दोनों में पूछा जा चुका है सवाल। देखिए स्टेनलेस स्टील इज अ मेटल अलॉय, स्टेनलेस स्टील इज अ मेटल अलॉय made up of steel, made up of steel mixed with elements, mixed with elements such as chromium, nickel, such as chromium, nickel,
मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम की स्पेलिंग समझते हैं? MOLIBDENUM, NUM, मॉलिब्डेनम, कॉमा सिलिकॉन, कॉमा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कॉमा एल्यूमिनियम एंड कार्बन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, आयरन इज मिक्स्ड विथ कार्बन टू प्रोड्यूस स्टील, iron is mixed with carbon to produce steel, and therefore it is the main component of the stainless steel, and therefore it is the main component of the stainless steel। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बैंक होगा आपके पास, कोई है? अलग किताबों का आता है, नाम तो क्या लेना किसी का भी, वो ले लो भाई कोई एक बाजार से जहाँ आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएं, बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, उसमें आपको सवाल ये सब मिलते रहेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही जैसे देख लोगे तो वो हो जाएगा। कार्बन, जैसे मैं दिखाऊं आपको, देखो मेरे पास ये है, नाम नहीं लूंगा मैं इसका यहाँ पे। क्या करना? अच्छा ये तो दूसरे उसका है, वो वाला नहीं है। चलो मैं दूसरा अभी आपको जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं ले आऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा उसके कि कौन कौन से पूछे हुए हैं। अब एक काम करते हैं, आपके पास ऐसे दो पेजेस आमने सामने वाले निकाल लो जरा, ताकि आपको टेबल बनाने में आसानी हो जाए। एक लंबी टेबल बनेगी, हम क्या करेंगे, हम सारे प्लांट्स का वो टेबल बनाएंगे, जिसमें वो पानी कहाँ से ले रहे हैं, आयरन कहाँ से ले रहे हैं, वो ऐसा पूरा एक जगह पर आ जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अरे ऐसे आमने सामने के दो पेज निकाल लो ना, एक दूसरे को क्या देख रहे हो, कॉपी को देखो अपनी, कितना सोच रहे हैं, लिख पाओगे? यहाँ रख लो वरना, है। चलो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पर लिखूंगा प्लांट, फिर एक लाइन प्लांट के साथ लिखेंगे ईयर, फिर एक लाइन प्लेस। जरा पहले मेरी टेबल देख लो, इसमें एक्चुअली कितनी लाइनें बन रही हैं। फिर इसमें आयरन ओर के बाद कोल या पावर, कोयले का बस एक ही काम है, पावर, और कुछ नहीं है। मैंगनीज लाइमस्टोन एंड वाटर, मैंगनीज लाइमस्टोन एंड वाटर, बस इतना बनेगा। इन सब में थोड़ी थोड़ी जगह देना, क्योंकि लंबे लंबे नाम हो सकते हैं, बाकी ये तीन तो ठीक, ज्यादा जगह नहीं चाहिए मुझे। हाँ, प्लांट ईयर प्लेस ये तो नॉर्मल रहेगा, बट आयरन और कोल मैंगनीज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के साथ डोलोमाइट भी लिख लेना वहीं उसी के नीचे, ऑब्लिक लगा के, लाइमस्टोन ऑब्लिक डोलोमाइट। अपने मसूरी से बहुत निकलता था लाइमस्टोन, चूना ही चूना, देखो देहरादून के पानी में आज भी कितना चूना है। जो लोग बाहर से देहरादून आते हैं उनके बाल झड़ने लगते हैं अचानक से, चूना इतना गजब है यहाँ के पानी में। और जिनके यहाँ डायरेक्ट नीचे से, मतलब अंडरग्राउंड वाटर की सप्लाई आ रही है, उनके तो सब जो भी यूटेंसिल्स हैं उसमें एक लेयर जम जाती है। जिनके यहाँ जल निगम से पानी आ रहा है उनका थोड़ा राहत है, क्योंकि चूना यहाँ पे बहुत है। फर्स्ट लिखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब जरा अलर्ट होके लिखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वर्ष 1907, 1907, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907, प्लेस जमशेदपुर, विद इन ब्रैकेट राइट डाउन पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, जमशेदपुर, 1907,
जमशेदपुर। जमशेदपुर को बोलते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। आयरन ओर में लिखेंगे नोआ मुंडी। नोआ मुंडी। गुरु महिसाणी माइंस ऑफ मयूरभंज। नोआ मंडी। देन गुरु महिसाणी माइंस ऑफ मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कोल में लिखिए झरिया एंड रानीगंज। कोल में लिखिए झरिया और नेक्स्ट लिखिए रानीगंज। आपने अक्षय कुमार की वो मूवी देखी है जिसमें अक्षय कुमार जी सरदार जी बने हैं? हाँ, वो रानीगंज की स्टोरी दिखाई गई है। ठीक है। रानीगंज में सबसे पहले कोल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। रानीगंज। अच्छा, मुझे पता नहीं। मैंने तो बस वो मूवी देखी है थोड़ी बहुत एंड एंड की। देखिए, मैंगनीज में लिखेंगे जोडा माइंस ऑफ केंदुझार। जोडा माइंस। जोडा माइंस ऑफ केंदुझाड़। केंदुझाड़। केंदू या तेंदू एक ही चीज होती है, वो पत्ते से बीड़ी बनती है। केंदू या तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है। और झाड़ का मतलब होता है पेड़। ठीक है। तो उड़ीसा में केंदुझाड़ जो जिला है, ट्राइबल बेल्ट है, बिल्कुल ही, बिल्कुल समझ लें टिपिकल ट्राइबल बेल्ट है उड़ीसा में। और वहाँ का जो लाइवलीहुड का एक मेजर सोर्स है वो है बीड़ी बनाना, बीड़ी मेकिंग। उसी से ही उनका चलता है। मुझे बहुत गर्व है कि इसी क्षेत्र से हमारी राष्ट्रपति जी आई हैं। समझिए, वो अपने गांव की पहली महिला ग्रेजुएट और इंग्लिश समझने वाली पहली महिला है। इंग्लिश समझने वाली फर्स्ट लेडी। अभी हाल ही में मुझे राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिला अपने, मतलब अभी शायद एक महीना भी नहीं हुआ। तो मैं राष्ट्रपति भवन गया तो वहां पर जो सिक्योरिटी तैनात थी, उन्होंने, क्योंकि जब वो गेट पर आईडी वगैरह सब चेक करते हैं, तो उसमें उन्होंने देहरादून पढ़ा। तो एक व्यक्ति ये बोला कि मेरा ट्रांसफर देहरादून हो गया है। ही वॉज इन द आईटीबीपी। तो जब मैं लौट के फिर आया, उसी गेट से गुजर रहा था, तो उसने मुझसे ऐसे आउट ऑफ कि अभी इनसे बात हो ही रही थी, तो उसने कहा आपको कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा ही लगा, जाहिर है राष्ट्रपति भवन से बेहतर और क्या है देश में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कभी राष्ट्रपति जी को देखा है? वो वाला गेट जो है, क्योंकि वो दूर था। उन्होंने कहा मैडम सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, और मैडम सवेरे 4 बजे उठने के बाद जिस दिन उनका मन होता है साइड में टहलने का, तो वो आती हैं, मेरी मॉर्निंग ड्यूटी होती है तो मैं देख लेता हूँ। मैंने आज तक के अपने टेन्योर में अभी उन्हें 3-4 बार देखा है सामने से। उन्होंने कहा वो चाहे कितना भी देर से सोए हो, सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। और रात में ही राष्ट्रपति जी से पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति जी आप कौन से गार्डन में टहलना पसंद करेंगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे गार्डन्स हैं। क्योंकि वहां की पुलिस को सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं आप राष्ट्रपति हैं तो आप किसी भी चले जगह कहीं चले जाएंगे। आपके लिए थोड़ा क्लियरेंस करानी होती है। वहां पे देखना होता है, उन्हें पूरा सब चेक करते हैं वो लोग एरिया को, उसके बाद जाने देते हैं। तो समझिए एक ऐसे एरिया से लेडी आई है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, एंड नाउ शी इज सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। उन्होंने सवेरे 4 बजे से उन्हें लोग सैल्यूट करना शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात जान करके मुझे अभी पता चला, तो मुझे उस दिन बहुत हैरत हुई कि राष्ट्रपति भवन का झंडा केवल तभी लहरा रहा होता है जब राष्ट्रपति दिल्ली में होती हैं। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इन दिल्ली, द फ्लैग विल नॉट बी होस्टिंग। उसको उतार लिया जाता है नीचे। आप दूर से खड़े होकर राष्ट्रपति भवन को देख करके पता कर सकते हैं कि राष्ट्रपति दिल्ली में है कि नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। ये प्रोटोकॉल्स हैं। आप उनके सामने आप उनके सामने से, मतलब आप उस एरिया से निकल भी नहीं सकते हैं। जब उनको निकलना है तो आप हटा दिया जाएगा। अभी कुछ लोग कहते हैं कि वो ये सब कॉलोनियल माइंडसेट है, और क्या है मुझे नहीं मालूम वो क्या है। मगर मुझे तो बस मेहनत नजर आ रही है। इंसान एक ऐसे क्षेत्र से आया है। आज के टाइम में भी अगर आप केंदुझार में और मयूरभंज साइड में चले जाएंगे, आपको बेसिक एमिनिटीज की भी जो है अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी।
उस क्षेत्र से निकल करके। तो बहुत हैरत होती है कभी कभी कि ऐसा कैसे हुआ, मगर मेहनत है, आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाए वो। गोल्ड की चेयर है वो, गोल्ड हैंडल्स हैं उसमें जो जस्ट पे बैठती हैं वो, समझ रहे हैं आप। और सिक्योरिटी ऐसी कि 5,000 जवान तैनात है इस सुरक्षा में। मुझे तो बस कह दिया भर जाए ना, उतने में ही मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा कि मेरी सिक्योरिटी में 5,000 लोग तैनात हैं। समझिए, 5 साल ठाठ है। अभी ऋषिकेश गया था कुछ दिन पहले, वो परमार्थ निकेतन आई थी, एम्स आई थी। एम्स का कॉन्वोकेशन हुआ अभी थोड़े दिन पहले। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात थी। वो उनके जहां उन्हें जाना होता है 3 रास्ते बनाए जाते हैं, एक नहीं रास्ता होता है, 2 अल्टरनेट रूट रखे जाते हैं। और बिल्कुल एंड टाइम पर सिक्योरिटी ये बताती है, वो जहां भी जाते हैं तो एंड टाइम पर ये तय होता है कि उन्हें किस उस एरिया से, उस जो रूट पर जो आदमी जो तैनात है उसके हवलदार को, पुलिस वाले को कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं रहती है कि वो इसी रूट से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। वो निकलने वाले हैं, अब एंड टाइम में कौन सा रूट बन जाएगा वो पता नहीं, मगर ऑल्टरनेट रूट्स रखे जाते हैं। उस टाइम में भी मेन हरिद्वार वाला रूट रखा गया था, शामपुर साइड से, और इधर से सात मोड़ वाला रूट रखा गया था। अपने यहाँ तो 2 ही रूट हैं। ऐसा ही होता है। तो किसी इंसान की आप समझिए, मेहनत समझिए, कहाँ से कहाँ पहुंचे। केंदू झाड़ जब मैं सुनता हूँ तो मुझे वो आता है। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, रामेश्वरम से आए थे। आप रामेश्वरम जाओ, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, हम तो टूरिस्ट की तरह जाते हैं, घूम के चले जाते हैं। लाइफ कितनी टफ है, बिल्कुल आखिरी छोर है देश का। हमारे जो भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं ना, हमारे प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे। प्रणब मुखर्जी ने एक दिन अपनी बड़ी बहन अन्नपूर्णा देवी से कहा था, जब वो मंत्री थे या कुछ नए नए सांसद बने थे, कुछ दिल्ली में आए ही थे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं जब इन राष्ट्रपति के घोड़ों को देखता हूँ ना, जिसपे पीबीजी वाले बैठते हैं और ये घोड़े एक लाइन में चलते हैं, मुझे ये घोड़े इतने डिसिप्लिन्ड लगते हैं देखने से कि इंसान की तो बात छोड़ो, राष्ट्रपति के घोड़े भी वो डिसिप्लिन्ड है। कि मैं अगर अगली जन्म में, मेरा अगला जन्म भारत में हो, तो मैं राष्ट्रपति का घोड़ा बनना पसंद करूंगा। ये बात उन्होंने अपनी बड़ी बहन अन्नपूर्णा देवी से कही थी। उस दिन अन्नपूर्णा देवी ने अपने छोटे भाई से प्यार से कहा, अरे तुम घोड़ा क्यों अगले जन्म में बनो, तुम इसी जन्म में राष्ट्रपति बनोगे। और उनकी बात सही हुई। 10-15 साल बाद he became the president of India, and he was the first president who had opened the doors of the राष्ट्रपति भवन for common public। उन्होंने कहा ये हमारे पैसे से नहीं चलता है, जनता के पैसे से चलता है। ठीक है, तो उन्हीं का उस दिन का डिसीजन था कि जो हमारे जैसे आम लोग भी अंदर जा सकते हैं, वरना तो वहां खड़ा भी नहीं होने दिया जाता है, वो सिक्योरिटी है। गाड़ी रोकना तो बहुत दूर की बात है, आप उतर नहीं सकते, आप रुक नहीं सकते, चलते रहो वाला हिसाब है। कभी आपको मौका लगे, आप कभी फ्री हो, आप जरूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओनली 50 रुपीज, 50 रुपए का पास लो और राष्ट्रपति भवन देख कर आओ अंदर पूरा। ये नहीं बाहर बाहर से संतोष नहीं, पूरा। इतना अच्छा है, बड़ा आनंद आता है। अभी एग्जाम दे लो आप, तब तक बारिशें भी कम हो जाएंगी मेरे ख्याल में, और उसके बाद आप घूम कर आओ जरा। लिखो भाई, जोड़ा माइंस केंदुझाड़, नेक्स्ट लिखिए लाइमस्टोन में सुंदरगढ़। ये मेरी क्लास कितने बजे तक है भाई? 6 बजे तक है क्या? 5:30 तक है, जल्दी जल्दी लिखो। सुंदरगढ़ उड़ीसा, लाइमस्टोन में। वाटर सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा नदी है, सुवर्ण रेखा जमशेदपुर से बह रही है। बहुत बार सवाल आया कि टिस्को की वाटर सप्लाई कौन सी नदी से है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिखिए, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको किसके? ये तो 14 प्लांट है, आज तो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसको इसको क्या आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, सेल। मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, इसको बोलते हैं इसको। और सेल लिख लीजिए, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके 3 प्लांट्स हैं बेसिकली। देखिए 1864, 1864 के सामने प्लेस में लिखेंगे कुल्टी, कुल्टी।
देन नेक्स्ट ईयर लिखेंगे 1908, उसमें प्लेस लिखेंगे हीरापुर, 1908 हीरापुर। नेक्स्ट लिखेंगे 1937 बर्नपुर, BURNPUR, बर्नपुर। इसमें आयरन ओर लिखेंगे गुना माइंस ऑफ सिंहभूम, गुना माइंस ऑफ सिंहभूम, गुना माइंस ऑफ सिंहभूम एंड मयूरभंज। 1864 का बोला मैंने, 1937 बोला मैंने। गुना माइंस ऑफ सिंहभूम, आयरन ओर में गुना माइंस ऑफ सिंहभूम एंड मयूरभंज। देन लिखिए कोल, कोल में लिखेंगे झरिया, झरिया, कॉमा दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है पंडित नेहरू का एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट था। ठीक है, कौन सी नदी पर आधारित है? अरे दामोदर, आपने इसको, इसका जो उन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया था, दैट वाज फ्रॉम द टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट, अमेरिका से लाए थे पंडित नेहरू। ठीक है, टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट। तब उन्होंने कहा था कि हमारे जैसा इसके जैसा हमारे यहाँ भी बनाना चाहिए, तब दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट बना था। इसमें मैंगनीज में ब्लैंक छोड़ देंगे, लिखिए लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट में सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, गंगपुर एंड पाराघाट, सुंदरगढ़ कॉमा गंगपुर, GANG, गंगपुर एंड पाराघाट, पाराघाट। वाटर में लिखेंगे दामोदर एंड बाराकार, दामोदर एंड बाराकार। नेक्स्ट लिखिए विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया स्पेलिंग लिख पाएंगे विश्वेश्वरैया के? हाँ, विश्वेश्वरैया की स्पेलिंग लिख लेंगे? एक बार राहुल गांधी जी बोलने खड़े हुए, 5 बार लगा उनको, बोल नहीं पाए। बधाई हो उनको, वो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। विश्वेश्वरैया, हु वाज विश्वेश्वरैया? द चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर थे। ठीक है, वोडियार डायनेस्टी में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी, कर्नाटका से आते थे वो। और उन्होंने इसके पास मांड्या में एक डैम है, मैसूर के पास में, मैसूर बेंगलुरु के पास में पड़ता है, वो उन्होंने बनाया था। वो महान थे, महान, उनके जैसा कोई नहीं था। जब इरिगेशन का और डैम की बात आती है तो विश्वेश्वरैया जी जैसा कोई भी नहीं था। ठीक है, और आपको पता है हमारी जो डाटकाली की जो सुरंग बनी थी ना, इसका नाम भी विश्वेश्वरैया टनल ही था, पर बोला कभी किसी ने नहीं। तो सब आज डाटकाली की टनल या मोहंड की टनल बोलते हैं उसको, जिसको जो आसान पड़ जाए, मगर उसका नाम है विश्वेश्वरैया टनल। कभी उसका जब रेनोवेशन होगा या जो भी होगा तो उसका पैसा जो रिलीज होगा वो होगा विश्वेश्वरैया टनल के नाम पर ही, मगर नामो निशान नहीं है। नाम है वहां पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। वो जाओगे तो मिलेगा तुम्हें, विश्वेश्वरैया का नाम नहीं मिलेगा। लिखो विश्वेश्वरैया, इसके नीचे लिखेंगे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। लिखिए ईयर 1923। हाँ, सेल की तो जगह जगह है ना। अरे सेल महारत्न है, गेल भेल सेल तीनों महारत्न कंपनीज हैं। भेल अपनी रानीपुर वाली है ना भेल। पहले हरिद्वार हेडक्वार्टर होता था इसका। ये उत्तराखंड में दो हेडक्वार्टर ऐसे थे, ONGC का हेडक्वार्टर देहरादून में और भेल का हेडक्वार्टर हरिद्वार में। अभी दोनों चले गए बाहर, दोनों दिल्ली चले गए। अब बस हमारे ऋषिकेश में THDC का हेडक्वार्टर बच रहा है। भगवान ना करे वो जाए किसी दिन, मगर वो चले गए क्योंकि यूपी सरकार का ज्यादा इक्विटी है उसमें, उत्तराखंड का कम है। चलो लिखो 1923। हाँ हाँ, योग नगरी ऋषिकेश के सामने। देखिए 1923, प्लेस लिखो भद्रावती, चले जाना अभी लिख लो, लिखो भद्रावती, भद्रावती, यस। भद्रावती शिवमोगा के पास पड़ता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए शिवमोगा, SHIVA
MOGGA, SHIVAMOGGA, शिवमोगा। इसमें आयरन ओर लिखेंगे किम्मनगुंडी, किम्मनगुंडी, किम्मनगुंडी। किम्मनगुंडी। अगर कभी किम्मनगुंडी नहीं आया तो चिकमगलुरु आ जाएगा, चिकमगलुरु। क्योंकि चिकमगलुरु जिला पड़ता है, किम्मनगुंडी चिकमगलुरु के अंदर ही है। देखिए, कोल, कोल के साथ आपने क्योंकि पावर भी लिखा था ना ऊपर, कोल और पावर लिखा था, लिखिए शारावती पावर प्रोजेक्ट, शारावती पावर प्रोजेक्ट, शारावती। इस साल का आईएएस का पेपर किस किसने दिया था? उसमें शारावती की जगह नेत्रावती नदी आई थी। इतने खतरनाक लोग हुए हैं। पहले 2 कॉलम देते थे टेबल में, अभी 3 देने लगे हैं। एक समय ऐसा आएगा बढ़ते बढ़ते 30-40 कॉलम दे दिया करेंगे एक ही टेबल में, मिलाते रहो बैठ करके। अरे बच्चा एक नहीं याद कर पा रहा है, 2 नहीं याद कर पा रहा है, तो जबरदस्ती का रीजन पूछ दिया। अगर वो सवाल देखना आप, उसमें पूछा है धुआंधार फॉल्स और नर्मदा, इतना तो याद रहता है। अभी नर्मदा के आगे उन्होंने पूछा मालवा, जबकि वो रीजन पड़ता महाकौशल। हो गया काम बच्चों का। हुंदड़ू फॉल ऑन सुबर्ण रेखा, रीजन है छोटा नागपुर। ऐसे ये पूछ लिया। इसमें नेत्रावती, उसमें शारावती नदी पूछना था, शारावती को हटा करके नेत्रावती कर दिया। तो थोड़ा पेपर को देखना है किस तरीके से चल रहा है। शारावती पावर प्रोजेक्ट विद इन ब्रैकेट राइट डाउन लिंगम मक्की, लिंगम मक्की। लिंगम मक्की। बिजली आती है यहाँ से, बिजली। मैंगनीज में लिखेंगे शिमोगा एंड चित्रदुर्ग, शिमोगा एंड चित्रदुर्ग। नेक्स्ट लिखिए लाइमस्टोन में भुंडीगुड़ा, भुंडीगुड़ा, शिमोगा एंड चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग। लाइमस्टोन में लिखेंगे भुंडीगुड़ा, BHUNDI, भुंडीगुड़ा। ये रहा। ऐसा था, कर्नाटक की बात है। मैं गया घूमने, तो हमारी 2 गाड़ियां थी। एक गाड़ी दे दी गई मुझे चलाने को कि तुम चला लो भाई इसको। और हम लोगों को जिस जगह जाना था, एक मंदिर था, श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी था, अभी मुझे एकदम उसका करेक्ट था। वो एक गांव के अंदर था, और थोड़ा बारिश होकर चुकी थी उस समय तक। और गांव का रास्ता भी कोई ऐसा नहीं था। रास्ता तो इतना खराब था, बस क्या बोले, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं तो, और उसमें वहां पर ना इंग्लिश में लिखा था, और हिंदी तो खैर कोई मतलब ही नहीं है कर्नाटक में। अब वहां पे केवल कन्नड़ा में लिखा हुआ था। और रास्ता हम किससे पूछें, क्योंकि ना किसी को हिंदी आए ना इंग्लिश आए। और हम लोग इतना बुरा फंसे ना वहां पर। और हमारी गाड़ी उस गांव में गोल 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 घूमे। और जीपीएस आपको पीछे हटना सिखाता नहीं है। जीपीएस कहता आगे जाओ, आप चाहे कहीं चले जाओ मगर आगे जाओ, वापस मत आओ। तो मुझे तो बहुत कठिनाई हुई भाई उस जगह पर जाकर के। अरे हाँ हाँ, तब जब हंसोगे तब मालूम चलेगा कौन कितना ट्रांसलेट कर रहा है। कुछ नहीं होता है। लिखिए बुंडीगुड़ा, उसके आगे लिखिए वाटर में लिखिए भद्रावती, भद्रावती, भद्रावती। वाटर में भद्रावती नदी है। बेंगलोर में ना रोड्स अच्छी नहीं है। बेंगलोर की इमेज इतनी खराब हो गई है अपने रोड्स और अपने ट्रैफिक की वजह से। बेंगलोर में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, किलोमीटर्स में नहीं करते हैं, वो टाइम से करते हैं, कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, इस बात से तय होता है वो जगह कितनी दूर है। ऐसा 2-4 किलोमीटर दूर नहीं होता है। 2-4 किलोमीटर में तो कहो आप 1 घंटा घूम जाए वहां बेंगलोर में। इतना गजब जगह है वो। तो वहां घर से बाहर कदम रखते ही आप जाम में फंस जाते हैं। ऐसी अनोखी जगह है वो। और कर लो, कंपनियों को और बुला लो अपने यहाँ। पानी है नहीं, पूरा टैंकर की दया पर चल रहा है।
लड़के जाते हैं यहाँ से सब जगहों से, वहां पे जा रहे हैं, सब फ्लैट खरीद रहे हैं, और एक ही प्लॉट है उसके ऊपर मान लो कितना 500 फ्लैट बना दिए उन्होंने, एक पूरा कैंपस खड़ा कर दिया, और पानी है ही नहीं, करोगे क्या? ये हालत है। सेम इज द सिचुएशन इन हैदराबाद ऑल्सो। दिल्ली तो खैर जो है वो है, दिल्ली में कम से कम यमुना तो है, यहाँ तो नदियां भी नहीं है पानी पिलाने को। ठीक है, तो हालत है, दिल्ली तो अलग विषयों की वजह से खराब है, उसको बात छोड़ो। आधे लोग तो जेल में हैं। लिखिए, लिखो भिलाई। भिलाई लिखो, भिलाई, SAIL, ये भी सेल के पास है। भद्रावती बताया तू। भिलाई, भिलाई सेल। देखो 1957, इट इज इन भिलाई दुर्ग, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना, भिलाई। इसमें आयरन आता है दल्ली राजहारा से, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, कहाँ से आता है? दल्ली राजहारा से आयरन ओर। आयरन ओर आता है दल्ली राजहारा से। दल्ली राजहारा रेंज। कोल में लिखेंगे कोरबा। कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कोरबा, KORBA, कोरबा, कॉमा, करगली बोकारो एंड झरिया। करगली, बोकारो एंड झरिया। बोकारो को स्टील सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की स्टील कैपिटल क्या है, तो जमशेदपुर नहीं है, बोकारो है। बोकारो का नाम ही स्टील सिटी है। ठीक है, और कोल कैपिटल है धनबाद, कोयलांचल बोलते हैं धनबाद को। एक वो मूवी आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, आई थी कि नहीं आई थी? उसमें पूरा धनबाद ही दिखाया गया है। और वो मूवी में अभी क्या है कि वो एक्टिंग या जो भी उनका डायलॉग डिलीवरी है उसके लिए वो मूवी अन्य कारणों से फेमस हो गई है। जबकि गैंग्स ऑफ वासेपुर एक ऐसी मूवी थी जिसने उस विषय को छुआ था, उस लेवल तक पर छुआ था। एक बार IAS के मेंस में क्वेश्चन आया था कि ऐसा क्यों है कि हमारे जो मिनरल रिच एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है, वहां के सबसे ज्यादा क्राइम है होता है, क्योंकि उस एरिया से मिनरल निकाल लेते हैं और रोजगार कुछ है नहीं, और ठेकेदारों का पूरा रूल चलता है उस एरिया में। ठीक है, तो बहुत, जब मैं मिनरल्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंगनीज में लिखेंगे भंडारा, महाराष्ट्र में पड़ता है भंडारा, ये नक्सलाइट एरिया होता था एक समय में, भंडारा, भंडारा एंड बालाघाट। क्या हो गया, टेंशन तो नहीं हो रही है? कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। हाँ, और क्या क्या करेंगे फिर? पूछ रहा है याद करने हैं क्या ये? मत करो, याद तो जाहिर है करने ही है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लिखो नंदनी माइंस। नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे, लाइमस्टोन में लिखेंगे नंदनी माइंस। नंदनी, नहीं नहीं, लाइमस्टोन में नंदनी माइंस। मैंगनीज में भंडारा एंड बालाघाट। देन लाइमस्टोन में नंदनी के बाद लिखेंगे बिलासपुर। बिलासपुर, वही लाइमस्टोन में नंदनी और बिलासपुर दो आ गए। नेक्स्ट लिखिए, प्लांट लिखिए राउर केला। राउर केला, वाटर नहीं है इसमें। राउर केला, अरे वो ऐसा नहीं है, पानी नहीं है, बिना पानी कैसे चलेगा? वो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, अपना एक पॉन्ड वगैरह बना लेते हैं, उससे होता है उनका रिजर्वॉयर होता है। कोई तुम कहो बिना पानी के लोहा बन रहा है, ऐसा नहीं होता। राउर केला लिखेंगे, राउर केला। इसका मतलब है ना, तुम लोगों ने 10वीं तक भी सोशल साइंस नहीं पढ़ी है, तुम्हारी कॉपियां खुलवानी चाहिए 10वीं बोर्ड की, RTI के माध्यम से। यदि तुम्हें राउर केला नहीं पता, तुम्हें बोकारो नहीं पता, तुम्हें कोरबा नहीं पता। सोशल साइंस के टीचर था स्कूल में? मैडम थी कि सर थे? मैडम थी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो,
राउरकेला देखो 1959। अच्छा, मुझे जो टीचर मिले ना, एक मैं, मेरा अनोखा ऐसा भाग्य था, मुझे सारे टीचर वो मिले जो खुद आईएएस नहीं बन पाए। नहीं बन पाए जब मैं केंद्रीय विद्यालय में था। अब वो ऐसा पढ़ाते थे भाई, वो गजब पढ़ाते थे। तो हम लोग तो बस इंतजार करते थे हमारे टीचर कब आ जाए। हम लोगों ने कभी ये नहीं चाहा कि अरे आज बारिश हो रही है मास्टर ना आए। हमारे टीचर इतने बढ़िया होते थे। अब वो ऑल इंडिया एग्जाम पास करके आते थे। उनका प्रीलिम्स होता था, फिर मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था, केवी में आप ऐसे सेलेक्ट हो पाते हैं। तो हमारे टीचर तो बेस्ट होते थे, नो डाउट। और देहरादून क्योंकि कैपिटल सिटी थी, तो देहरादून आने के लिए आपको घाट घाट का पानी पहले पीना पड़ेगा। देहरादून पोस्टिंग ऐसी इजीली नहीं मिल जाती है। आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहना चाहिए, तब आपको देहरादून भेजा जाएगा। तो हम लोगों को तो मिलते ही वो मास्टर थे जो बेस्ट होते थे, बेस्ट में भी बेस्ट होते थे। भगवान का है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है। तो इतना बढ़िया रहता था। हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता था। आज भी क्या क्या चीजें याद रह जाती हैं। जब जो लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी कैसे पढ़े हैं, तो हम लोग ने तो कभी पढ़ी नहीं, हमारे तो मास्टरों ने पढ़ा दी। और जब वो किताब आज भी खोलते हैं तो वो पन्ने वो आंखों में चलते हैं। क्योंकि अगर आप मेरी एनसीईआरटी, मैंने कभी अलग से खरीदी नहीं, क्योंकि वही एनसीईआरटी पढ़नी होती थी, स्कूल का सिलेबस ही वही था। तो वो अभी भी पूरा मार्क्ड है। उसका इंपॉर्टेंट एक एक चीज मार्क्ड है। तो कुछ भी और अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। स्कूल में टीचर क्या कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, हम आगे लाइफ में क्या करेंगे। और जो लोग ये कहते हैं ना स्कूल के मार्क्स किसी काम के नहीं होते हैं, मगर वो एक काम के होते हैं। वो स्कूल के अच्छे मार्क्स आपको अच्छी यूनिवर्सिटी दिलवा सकते हैं। उससे आपको एक अच्छा माहौल मिलता है। आप जब टॉप करते हैं ना अपने स्कूल के, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का रास्ता खुल जाता है। हाँ, जब आप दिल्ली, नहीं डिग्री तो सब एक ही है, डिग्री का कुछ नहीं है यार, ये मत सोचो। मगर जब तुम वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करोगे, देश दुनिया के बच्चे मिलते हैं। अब बेकार की यूनिवर्सिटी में रहोगे, अपने कोई डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहीं के कहीं कर रहे हैं, तो वहीं मिलेंगे तुम्हें। वही वाली बात होती है। ठीक है ना। ये है बात, और कोई बात नहीं है। ये हकीकत है कि आपके मार्क्स आपकी लाइफ को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट आपको माहौल कैसा मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। राउरकेला में लिखेंगे भाई 1959 राउरकेला, ये लास्ट तक लो, फिर खत्म करते हैं। सुंदरगढ़ केऊंझार, इसमें केंदुझार मतलब यहाँ से आता है आयरन ओर, सुंदरगढ़ और केंदुझार से। प्लेस तो राउरकेला ही हुआ ना। उड़ीसा में पड़ता है राउरकेला। हाँ, सुंदरगढ़ एंड केंदुझार। इसमें कोल और पावर वाले कॉलम में लिखेंगे झरिया, तालचर एंड हीराकुड। झरिया ये लिखा हुआ है, तालचर और हीराकुड। हीराकुड। हीराकुड कौन सी नदी पे है? महानदी। हाँ, झड़िया, तालचर और हीराकुड वो एक ही कॉलम में आएगा। मैंगनीज में लिखेंगे बारह जमदा। बारह जमदा, ये देखो ये स्पेलिंग है बारह जमदा। बारह जमदा मैंगनीज में। ये वेस्ट में सिंहभूम में पड़ता है, वेस्ट सिंहभूम जिला है इसका। लैमस्टोन में लिखेंगे, लैमस्टोन में यहाँ से मिलेगा लाइमस्टोन। और बड़ा द्वार से मिलेगा डोलोमाइट। डोलोमाइट। वाटर में लिखेंगे कोयल एंड ब्रह्माणी। कोयल, कोयल नदी और ब्रह्माणी। ये जब एटलस लेकर आएंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो सारा एक एक चीज दिखाऊंगा, एक एक टांट दिखाऊंगा, एक एक नदी दिखाऊंगा। डोलोमाइट है ना, डोलोमाइट। एक अभी इसमें आज का लास्ट तक लीजिए, दैट इज दुर्गापुर। ये भी सेल के नीचे है, दुर्गापुर।
दुर्गापुर, लेकिन 1959 प्लेस दुर्गापुर, ये भी सेल में ही आता, सेल 59। हाँ दुर्गापुर। बोलनी माइंस एंड मयूरभंज से आता आयरन ओर, बोलनी माइंस, BOLANI, बोलनी, BOLANI, बोलनी माइंस, और मयूरभंज से आता आयरन ओर। नेक्स्ट कोल आता है झड़िया और रानीगंज से, झड़िया और रानीगंज से। कमर्शियल कोल प्रोडक्शन जो है सबसे पहला रानीगंज में स्टार्ट हुआ था, और आज के समय में सबसे बड़ी माइन झड़िया है। लिखिए मैंगनीज, केंदुझाड़, केंदुझाड़। मैंने आपको बता दिया, केंदू का मतलब तेंदू यानी बीड़ी बनाने वाला पत्ता, और झाड़ का मतलब होता है पेड़। ठीक है। जैसे आप कश्मीर घूमने जाओगे तो कहेंगे ये लोकल यहीं के झाड़ से आए हैं बादाम, वहां भी वो झाड़ बोलते हैं उसको, बादाम का झाड़ होता है कश्मीर में। ठीक है। बादाम का, उसका होता है, अखरोट का, खुमानी का, खुमानी यानी एप्रिकॉट्स, तो वो सब वहीं पे मिलता है ताजा ताजा। खुमानी लिखिए। लाइमस्टोन में लिखेंगे बीर मित्रपुर, लाइमस्टोन में बीर मित्रपुर, बीर मित्रपुर, BIRMITRA, बीर मित्रपुर, BIR। आपका कोई मित्र वीर नहीं है क्या? बीर मित्रपुर, BIRMITRA, बीर मित्रपुर। यहां से आता है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। वाटर में लिख लेंगे दामोदर। ठीक है, दामोदर। इसके बाद के जो जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।